सुशील जी हमारे प्राइम मेंबर हैं, सबसे पहला सवाल इनका आया है। अविनाश सर ये कह रहे हैं कि मैंने वेबसोल एनर्जी में एंट्री कर रखी है 75 के लेवल पर, मैंने स्टॉप लॉस लगाया 69 का, मैं टारगेट 87 का मान के चल रहा हूँ। तो ये शॉर्ट टर्म के ट्रेडर, अगर आप सर नहीं अगर इसको एड्रेस कर पाएँ तो फिर मैं आस्था मैम से पूछता हूँ। इनकी सन फार्मा में भी एंट्री है सर 1800 रुपये के रेट पर, कह रहे हैं कि मैं 1929 के टारगेट के लिए इसमें एंटर किया हूँ। और ग्रेफाइट इंडिया आज तो बहुत ही अच्छा चल रहे हैं, एचईजी ग्रेफाइट। सर इस पे तो मुझे आपकी राय चाहिए ही कि आज ये एचईजी और ग्रेफाइट इंडिया में ऐसा क्या हुआ कि ये इतने अच्छे अच्छे चल रहे हैं। ग्रेफाइट इंडिया में क्या 720 का लेवल भी आ जाएगा, ये पूछ रहे हैं सर। देखो संदीप, मुझे लगता है कि ग्राफाइट और एचईजी में सप्लाई लॉजिस्टिक्स का मामला आया है, उसीलिए आपने देखा है कि एचईजी और ग्राफाइट में दोनों में आज अच्छा एक बाउंस देखने को मिला है। स्टील सेक्टर भी काफी अच्छा कर रहा है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि चौथे तिमाही के नंबर प्लस आने वाला साल इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई डरने की बात है। अगर ये नजरिया कम से कम अगर 3-6 महीने का भी रखते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो अप ट्रेंड एचईजी ग्राफाइट में आपको देखने को मिला है, इसमें कोई डाउट नहीं कि ये थोड़ा सा अप ट्रेंड और भी चलेगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट है, सिर्फ दो ही प्लेयर्स है जो ग्राफाइट इलेक्ट्रोड इंडिया में बनाते हैं, और ये ग्लोबली काफी वेल रिकग्नाइज्ड है। तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव बायस रहेगा। ठीक है। वेबसॉल मैं कहूंगा शॉर्ट टर्म कॉल है, तो मेरे ख्याल से आस्था जी विल आंसर इट बेटर। मैं वही सोच रहा था कि आस्था मैम से पूछा जाए। आस्था जी ज़रा अगर इसमें इनको वेबसोल पे अगर आप गाइड कर दें और सन फार्मा पे भी, ये टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हैं और इन्होंने जो प्राइस जिस पे एंट्री लेते हैं ना, अपना टारगेट भी साथ में डिसाइड करके चलते हैं। तो क्या 75 रुपये का प्राइस आपको अगर कोई लेता है वेबसोल एनर्जी पे तो 87 का टारगेट दिखता है, और सन फार्मा में ये कह रहे हैं कि 1800 पे एंट्री है, 1929 तक के लेवल्स मुझे आते हुए दिख रहे हैं। आप भी इत्तेफाक रखती हैं इनसे? देखिए, सबसे पहले अगर वेबसूल की बात करें, 87 का ये टारगेट लेके चल रहे हैं। मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट 65 पे प्लेस्ड है इस काउंटर पे, यानी कि 65 से 63 का जोन ऐसा है जो कि एक बड़ा सपोर्ट इसको देता हुआ नजर आएगा, जिसके नीचे जाने की संभावना कम है। ऊपर में 87 के टारगेट अचीव होने के लिए पहले 80 का लेवल तोड़ना बहुत जरूरी है। 75 से 80 एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन बन चुका है वेबसोल के लिए। तो मुझे लगता है कि जब भी ये 80 का स्तर पार करेगा, चांसेस हाई है। अगर आज का क्लोज ये 72 से 75 के जोन में ही दे देता है, तो फिर इसमें बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि 82, पहला लेवल 82, और उसके बाद जो दूसरा टारगेट ये सेट कर सकते हैं वो 87 तक रहेगा। तो आज का क्लोज यानी कि वीकली क्लोज हमें जरूर ट्रैक करना चाहिए। 72 से लेके 75 के किसी भी लेवल पे अगर इसने वीकली क्लोज दे दिया, तो बिल्कुल यहाँ पे 82 से 87 के लेवल अचीवेबल लगते हैं। लेकिन ये जरूर से अगर टेक्निकल ये भी फॉलो करते हैं, तो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस तो इन्होंने प्लेस किया ही होगा। बट बिल्कुल। स्टिल मैं मेरी जिम्मेदारी के हिसाब से बता देती हूँ, 65 का क्लोजिंग बेस का स्टॉप लॉस यहाँ पे जरूर प्लेस करें। दूसरा सवाल इनका कौन से काउंटर पे था संदीप जी? सन फार्मा, अच्छा इन्होंने वेबसोल पे ना 69 का स्टॉप लॉस रखा है मैम। ओके, 69 का स्टॉप लॉस रखा है। मेरे हिसाब से 65 थोड़ा सा बड़ा जरूर लगेगा, ठीक लेकिन है। 65 भी ये रखेंगे तो इनको ज्यादा बेटर रहेगा। और नहीं तो फिर 68 का रख ले। 69 की जगह मैं 68 में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। वैसे तो मैं 65 का सजेस्ट करना चाहूंगी, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर छोटा रखना चाहते हैं तो भी 68 का रखे, 69 का ना रखे। और वो भी क्लोजिंग बेस का स्टॉप लॉस जरूर रखे। दूसरा सवाल इनका सन सन फार्मा पे फार्मा, था। हाँ इन्होंने ना जी मैम हाँ। 1800 पे लिया है और ये कह रहे हैं कि मेरा टारगेट है 1929 का। सन फार्मा में दिक्कत नहीं लगती है। 1929 का जो ये लेवल बोल रहे हैं, तो बिल्कुल पहला लेवल मुझे लगता है जो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा वो 1840 का रहेगा। काफी इंपॉर्टेंट लेवल है 1840। वहां तक जाने की बिल्कुल ये कोशिश कर सकता है काउंटर। और जो दूसरा लेवल है मुझे लगता है वो हमको जो देखने को मिलेगा वो फिर 1980 तक के भी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। बट वो लेवल आने के पहले ये 1850 जरूर पार करना चाहिए, क्योंकि अभी तक का इसका जो इमीडिएट हाई था, यानी कि ये 1 दिसंबर को जो बनाया था वो 1840 का हाई था, वो तोड़ना जरूरी है। तो 1840 1850 का अगर रेजिस्टेंस लेवल ये पार कर जाता है, तो फिर और भी अच्छी तेजी बनेगी। बिल्कुल इसमें भी बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहा है, वो तकरीबन आ रहा है 1720 पे। मैं थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस दे रही हूँ, लेकिन ये एक लेवल ऐसा है जो मुझे लगता है कि ब्रेक होने में थोड़ा सा मुश्किल आएगा। तो 1720 का एक स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशंस को बिल्कुल इसमें बने रहा जा सकता है, कंटिन्यू कर सकते हैं पोजीशंस। ठीक है, फेयर इनफ, ओके। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज, अविनाश सर ये हमारे एक
परमप्रीत सिंह जी का सवाल है, ये कह रहे हैं कि एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़ मेरे पास हैं 198 के रेट पर, इनको मुनाफा हो रहा है सर इसमें, और इनके पास स्टार सीमेंट भी है 240 रुपये के रेट पर। कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, जो भी आप कंफर्टेबल हैं बोलने में, इनको टारगेट चाहिए सर इन स्टॉक्स के। नहीं, इनफैक्ट संदीप, मुझे लगता है कि टारगेट से ज्यादा मैं इनको यही कहूंगा कि एरोफ्लेक्स जो उन्होंने खरीदा है बहुत ही अच्छा विकल्प है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है और यू नो होसेस बनाती है जहाँ पे एयर प्रेशर पास होता है। अभी हाल ही में इन्होंने इनकी जो तीसरे तिमाही के रिजल्ट्स हो गए, उसके बाद उन्होंने कहा है कि डेटा सेंटर को कूलिंग सिस्टम जो लगते हैं, जी। इसके लिए ये एयर होसेस बनाने वाले हैं और ये काफी प्रॉफिटेबल एरिया है। बहुत कम इंडिया की कंपनीज है जो ये प्रोडक्ट बनाती है, और इंडिया में इनको ऐसी कोई कंपेरेबल कंपनी नहीं है जिससे ये कॉम्पीट करते हैं। इनके साथ ज्यादातर जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं ज्यादातर एमएनसी और फॉरेन कंपनियां हैं, और बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, बिल्कुल कर्जा मुक्त कंपनी है। तीसरे तिमाही के नंबर्स भी काफी अच्छे थे। तो मेरे हिसाब से देखिए 190 में इन्होंने खरीदा है, मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ से भी 25-30% स्टॉक को बढ़ने का पोटेंशियल है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि अभी जब इन्होंने इतना होल्ड किया है तो और एक 6 से 12 महीने के लिए होल्ड करिए, इसमें अच्छा पैसा बनेगा। मतलब ये लंबी अवधि के लिए होल्ड करें, राइट? बिल्कुल। और सर इनके पास स्टार सीमेंट भी लिया हुआ है 240 रुपये का। देखिए, स्टार सीमेंट भी मुझे लगता है कि लंबी अवधि के लिए अगर ये सीमेंट में इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तो ईस्ट इंडिया में ये लोकेटेड है। यहाँ का मार्केट सप्लाई डेफिशिएंट है और प्राइसेस भी काफी अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी नजरिया थोड़ा सा मीडियम टर्म रखिए, क्योंकि सीमेंट एक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक रिप्रेजेंटेटिव प्ले है। और जिस प्रकार से गवर्नमेंट ने अभी बजट में इतना बड़ा कैपेक्स 12 लाख करोड़ का अप्रूव किया है, प्लस प्राइवेट कैपेक्स बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सीमेंट में डेफिनेटली अच्छी बढ़ोतरी मिलेगी, नॉट ओनली फोर्थ क्वार्टर बट आने वाला साल भी इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो छोटी सीमेंट कंपनीज में काफी प्रोमिनेंट प्लेयर है और इसमें डेफिनेटली अगर 6 to 12 मंथ्स का नजरिया है तो अच्छा पैसा बनेगा। ठीक है, ओके। आस्था मैम, एक बार ना आप डिक्सन टेक को देखिए। दीप सिंह जी का सवाल है, ये कह रहे हैं कि मीडियम टर्म का मुझे टारगेट चाहिए और स्टॉप लॉस चाहिए डिक्सन टेक में। इन्होंने 10,300 रुपये पर एंट्री कर ली है। को संदीप जी 10,300 पे इन्होंने एंट्री की है, थोड़ा सा अभी तो नीचे चल रहा है 10,184 के आसपास। मीडियम टर्म की क्योंकि इन्होंने यहाँ पे बात की है, तो मीडियम टर्म का जो स्टॉप लॉस मुझे लगता है डिक्सन टेक में ये प्लेस कर सकते हैं, वो तकरीबन आएगा 9,600 के लेवल पे। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 9,600 का। अगर वीकली चार्ट्स को देखें तो वहां पे कुछ हफ्तों का लो प्लेस्ड है जो कि ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो 9,600 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल अपनी, और क्लोजिंग बेस के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन डिक्सन टेक में होल्ड कर ले। 10,185 के आसपास चल रहा है। एक बार अगर ये 10,800 का लेवल तोड़ दे तो फिर ये बिल्कुल हमें 11,100, 11,800 तक भी जाता हुआ नजर आएगा। तो जो इनको टारगेट सेट करना है मीडियम टर्म का, वो चाहे तो 11,100 का, यानी कि यहाँ से 1,000 रुपए ऊपर का तो ये टारगेट सेट कर सकते हैं, और नीचे में 500-600 रुपए का स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। ओके। अविनाश सर, एक बार एलएनटी पे आपकी राय दीजिए। निष्ठा जी का सवाल है, कह रहे हैं कि क्या एलएनटी को और ऐड किया जा सकता है? मैंने पहले इनको 3,700 के रेट पर कुछ ही शेयर लिए थे, क्या और एंटर किया जा सकता है सर? नीचे लो लेवल से आई थिंक 3,350 के आसपास से 3,600 तक का एक तरफा मूव हमने 3 दिन में देखा है स्टॉक में। अब वापस थोड़ा सा करेक्ट होकर 3,600 के नीचे आया। इन्होंने 3,700 पे अगर लिया है तो सर क्या इन लेवल्स पे ले लें? पहली बात तो कि अगर लेना चाहिए तो क्या लेवल सही होगा, वो भी बताइएगा। नहीं, देखो संदीप, मुझे लगता है कि ये शेयर 4,200 से करेक्ट होके 3,500 तक आया था, बाद में वापस थोड़ी सी बाइंग आ गई। मुझे लग रहा है कि देखिए ये एक ऐसा शेयर है जो आपको प्योरली लंबी अवधि के लिए खरीदना है, क्योंकि अभी जिस प्रकार का माहौल मिडिल ईस्ट में हो रहा है, डेफिनेटली मिडिल ईस्ट में काफी बड़े प्रोजेक्ट्स एलएनटी के हैं। कंपनी ने ये भी कहा है कि सारे प्रोजेक्ट्स उनके चल रहे हैं, लेकिन अगर वॉर ज्यादा लंबा बढ़ता है तो कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट का जो रीजन है वहां पे और थोड़ी बॉम्बिंग हो सकती है, थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। तो ये शेयर ऐसा ही है जहां पे अगर आपका नजरिया 12 से 15 महीने है तो ही आप खरीद लीजिए, क्योंकि वॉर कब खत्म होगा वो कहना मुश्किल है। लेकिन कंपनी फंडामेंटली अपने पैरों के ऊपर काफी स्ट्रांग है, अच्छी ऑर्डर बुक है, और ऐसा नहीं कि मिडिल ईस्ट का धंधा अगर बंद भी होता है या इफेक्ट होता है तो पूरा बिजनेस ठप हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं 34-3500 एक अच्छा एक्यूमुलेशन जोन बन सकता है, लेकिन टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए, क्योंकि अभी आने वाले हफ्ते में अगर कोई थोड़ी सी और नेगेटिव न्यूज आती है वॉर को लेके
तो इसमें शायद और थोड़ी गिरावट हो सकती है, तो टुकड़ों टुकड़ों में खरीद लीजिए, पूरा पैसा लगाने की इमीडिएटली वन टाइम में जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप 3400 से 3500 की रेंज बोल रहे हैं जिसमें धीरे धीरे इसको खरीदा जा सकता है। ओके, 3400 से 3500 इस रेंज को आप ध्यान में रखिए। आस्था मैम, एक स्टॉक है फोर्टिस हेल्थ केयर, 3 महीने का व्यू है। ये हमारे दर्शक पूछ रहे हैं इसको लेकर सवाल, और कह रहे हैं कि मेरी बाइंग है 965 रुपये के रेट पर, तो जो पूरा करेक्शन हो गया हॉस्पिटल स्टॉक्स में या फिर जो पूरा ये हेल्थ केयर स्पेस में, उसके बाद इन्होंने खरीदा, लेकिन इनके दाम के भी नीचे आ गया, 815 रुपये पर अभी है। तो पहली बात तो ये बताइए कि क्या इस करेक्शन के बाद हॉस्पिटल स्पेस में किसी को एंटर करना चाहिए, और किसी ने अगर एंटर कर ही लिया है तो क्या फोर्टिस हेल्थ केयर सही नाम है या किसी और स्टॉक में स्विच कर जाएं? देखिए, सबसे पहली बात है कि ये जो स्टॉक है ये काफी करेक्ट हो गया, हम सब इस बात से बिल्कुल सहमति रखते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे लो बनाया है, सवाल वो है। मुझे लगता है कि जिस तरह से ये अभी भी नहीं रुक रहा है, कंटिन्यूअस एक स्लाइड दिखा रहा है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसमें और वेट कर लेना चाहिए एंट्री करने से पहले, ये मानते हुए कि इसका लो यहाँ पे या इसका बॉटम यहाँ पे अभी नहीं बना है। कहाँ पे एंट्री के मौके अच्छे लगते हैं? मेरे हिसाब से अगर किसी भी वजह से मुश्किल है, लेकिन 780 से लेके 750 के बीच में अगर ये स्टॉक मिलता है तो वहां पे इसमें अक्यूमुलेट करें, खरीदारी करें, तो वो एक ज्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी। तो फोर्टिस अच्छा तो लग रहा है क्योंकि काफी अच्छी यहाँ पे हमने फॉल देखी है, लेकिन बॉटम बन के और यहीं से तेज हो जाएगा ये अभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि अभी भी जो ट्रेंड है वो डाउनफॉल का आ रहा है। दूसरी तरफ इन्होंने बोला कि अगर कोई और स्टॉक भी चाहे तो देखिए, नारायणा हृदयालय की बात करें तो ये एक ऐसा काउंटर है जो मैं सिर्फ वैल्यूएशन वाइज बात करूं तो ये डिसेंट वैल्यूएशन पे अभी प्लेस्ड है। तो अगर किसी को कहीं और भी मन लगाना है तो वहां नारायण हृदयालय में भी देखा जा सकता है, काफी ज्यादा टूट चुका है वो काउंटर, तो उधर भी एक पोजीशन के हिसाब से बात की जा सकती है। और बाकी अपोलो हॉस्पिटल ऑल टाइम फेवरेट रहेगा, क्योंकि उसके जो फंडामेंटल्स है वो बेहद मजबूत है, फंडामेंटल्स मजबूत है इसलिए वैल्यूएशन भी ज्यादा है। लेकिन अगर कम वैल्यूएशन में जाना है तो नारायण हृदयालय बेस्ट लगता है, तो वहां पे नजर बनाइए। नहीं तो फोर्टिस में भी अगर मेंटेन रखेंगे पोजीशंस को तो कोई दिक्कत नहीं लगती, बढ़िया इसका आरओसी आरओई अच्छे लेवल्स पे है, 12% का आरओसी है। और इनफैक्ट सेल्स की और मैं प्रॉफिट की भी बात करूं तो बहुत बढ़िया तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक ग्रोथ इन्होंने यहाँ पे दिखाई है। इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं। नया अगर कोई पोजीशन लेना चाहे तो नारायण हृदयालय में जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लगता है तो वहां पे भी नजर बना सकते हैं। ठीक है, तो सेक्टर लीडर है अपोलो हॉस्पिटल, उसके साथ आप जा सकते हैं। वैल्यूएशन वाइज देखिए तो नारायण हृदयालय काफ़ी अच्छा लगता है, फोर्टिस भी अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा अगर नीचे लेवल्स पे मिले तो ज़्यादा अच्छा है। 780 से 750 ये रेंज में अगर मिल जाए आपको फोर्टिस हेल्थ केयर तो शायद आपके लिए खरीदारी करने का काफ़ी अच्छा मौका होगा। मैम, जिसने ले रखा है ऊपर के भाव पर ले रखा है, क्या वो एवरेज कर सकता है? देखिए, वही चीज है, एवरेजिंग के लिए भी और थोड़ी सी गिरावट का वेट कर लीजिए, जिसपे 780 के आसपास करेंगे या फिर 750 जो मैंने पूरा जोन दिया है वहां पे करेंगे तो बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड बैठेगा। तो वहां पे एवरेजिंग करें, अभी रुक जाए, क्योंकि अभी भी इसमें वापस से तेजी का सिग्नल आया नहीं है जिस हिसाब से इसने आज भी वापस करेक्शन दिखाया है। कल एक अच्छा मूव था अपसाइड का, लेकिन आज वापस करेक्ट हो गया है। या फिर ऊपर में ये एक बार पार कर ले 840 का लेवल तो फिर इसमें एक थोड़ी सी तेजी लौटेगी। अविनाश सर, आपका व्यू हॉस्पिटल स्पेस पर, क्या सही मौका है एंटर करने का? अगर हाँ तो कोई टॉपिक्स आपकी? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए एंटायर हॉस्पिटल स्पेस पे हम पॉजिटिव है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक ऐसा स्पेस है जो काफी अच्छा ग्रोथ आगे भी आने वाले साल में दिखाएगा। यहाँ पे टॉप पिक्स हमारी भी अपोलो हॉस्पिटल है। मैं समझता हूँ कि अगर दूसरा कोई हॉस्पिटल स्टॉक किसी को खरीदना है तो यथार्थ हॉस्पिटल एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ये भी एक नॉर्थ इंडिया बेस्ड हॉस्पिटल प्लेयर है, मल्टी स्पेशलिटी केयर में काम करता है, और यहाँ पे भी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। देखिए, ऐसे स्टॉक्स में मुझे लगता है कि आपको थोड़ा थोड़ा करके ही खरीदना है, एक साथ मत खरीदिए, क्योंकि वैल्यूएशन फेयर टू एक्सपेंसिव है। लेकिन ये ऐसी सेक्टर है जहाँ पे ग्रोथ कंटिन्यूसली स्ट्रांग रहेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको पुश कर रही है। तो मेरे ख्याल से एक छोटा एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपोलो हॉस्पिटल यथार्थ हॉस्पिटल में आप पैसा लगाते हो तो डेफिनेटली आने वाले 12-15 महीने में अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। ठीक है, तो सेक्टर लीडर के अलावा यथार्थ, इसको भी आप देखिए। वैल्यूशन वाइज देखें तो आपको नारायण हृदयालय ये काफ़ी अच्छा लगेगा, और फोर्टिस हेल्थ केयर थोड़ा नीचे मिल जाए तो यहाँ पर भी एंट्री बना के चल सकते हैं। ओके, ठीक है, ये होगी आपके लिए पूरे हॉस्पिटल स्पेस की बात। इस बीच और जो हमारे दर्शक का सवाल पूछ रहे हैं ना, उनमें अगर आप देखेंगे तो अभिषेक सिंगला जी कह रहे हैं कि मेरे पास जीएम ब्रिवरीज है 750 के रेट पर। मैम, एक बार ज़रा इसको देख लीजिए आप, जीएम ब्रिवरीज को 750 के रेट पर हैं,
750 शेयर है, माफ़ कीजिए, 1080 के रेट पर। कह रहे हैं कि अप्रैल के रिजल्ट्स जो आने वाले हैं उसके हिसाब से अगर देखें तो कोई टारगेट क्या आप देख के चल रही हैं जीएम ब्रेवरीज में? जी देखिए, जीएम ब्रेवरीज की यहाँ पे अगर हम बात करें तो अभी तो स्टॉक में जिस तरह का मूव हम देख रहे हैं, थोड़ी सी वीकनेस बनी हुई है। दूसरी तरफ अब अगर मैं इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी देखूं तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यहाँ पे ठीक है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मुझे यहाँ पे ठीक ठाक लगती है, प्लस वैल्यूएशंस भी अच्छे खासे लोअर साइड पे है, क्योंकि अगर मैं इसके पेयर्स की बात करूं तो पेयर्स के मुकाबले ये वैल्यूएशन में अच्छा खासा यहाँ पे डिस्काउंट पे है। तो पहली चीज तो ये कि फंडामेंटल्स की अगर मैं एक स्कूल ऑफ थॉट, जिसे हम फंडामेंटल स्कूल ऑफ थॉट बोलते हैं, उस पे अगर मैंने एक अपना व्यू रखा है, टेक्निकल स्कूल ऑफ थॉट की तरफ चलते हैं और वहां पे देखते हैं स्थिति कैसी है। तो वहां पे भी स्थिति ठीक लग रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 1000 के लेवल पे, या फिर हम मोटा मोटी माने तो 995 के लेवल पे, जो कि ब्रेक नहीं होना चाहिए। इनको खरीदना है। सारा जो भी ये एक साथ जो लगाना चाहते हैं उतना ना लगाएं, जो भी इन्होंने सम डेडिकेट किया है टुवर्ड्स दिस इज इन्वेस्टमेंट, लमसम में ना लगाएं, थोड़े थोड़े ट्रांचेस में लगाएं। मेरे हिसाब से अभी क्योंकि आज थोड़ा वीक बना हुआ है, थोड़ी और गिरावट आती है 995 के आसपास, तो वहां पे एक बार लगाने का थोड़ा कोशिश करें, और फिर थोड़ी और गिरावट आती है 980 के जोन में, तो वहां पे दूसरा ट्रांच या अपना दूसरा एक, जिसे हम कहते हैं इंस्टॉलमेंट के जैसे, तो वो करें। तो एक साथ पूरा पैसा मत लगाइए, क्योंकि मार्केट की स्थिति अभी इतनी अच्छी नहीं है। थोड़े थोड़े टुकड़ों में अपना इन्वेस्टमेंट करें, और वो लेवल्स मैंने बता दिए। ठीक है, टुकड़ों में इन्वेस्टमेंट कीजिए बाजार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए। अविनाश सर, एक बार जरा आरईसी को लेकर आपकी राय दीजिए। आरईसी बाय कर सकते हैं क्या? उदय जी पूछ रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल से देखो, आरईसी और पीएफसी का जो मर्जर है वो अभी थोड़ा सा इन प्रोसेस है, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में मुझे लगता है कि काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। तो डेफिनेटली आरईसी अगर लंबी अवधि के लिए कोई खरीदना चाहे, कम से कम 1.5-2 साल के लिए, तो डेफिनेटली इसमें एक पोजीशन आप बना सकते हो। शॉर्ट टर्म में नहीं, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि काफी अच्छी वैल्यू बनेगी। अच्छा, शॉर्ट टर्म में नहीं, लेकिन हाँ मीडियम टर्म में बहुत अच्छी वैल्यू इसमें बनती हुई नज़र आ सकती है। अविनाश सर, आज हम देख रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में और एचडीएफसी बैंक, इन दोनों स्टॉक्स में काफ़ी प्रेशर है। एचडीएफसी बैंक में आगे डिस्कस करता हूँ, लेकिन सर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में एकाएक जो 4% के आसपास की गिरावट हमने देखी है, क्या इसके पीछे वो ईरान का क्रूड खरीदने की जो अफवाह आई थी उसका कुछ क्लैरिफिकेशन आया था? क्या इससे लिंक करना सही होगा? क्योंकि सर क्लैरिफिकेशन से 4% की गिरावट आना ये तो संभव नहीं है। नहीं मेरे ख्याल से देखो, ये बात तो अभी तक कोई कंफर्मेशन आया नहीं है ईरान की न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट देखिए, क्रूड का प्राइस अगर बढ़ता है ना, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी दिक्कत देगा, क्योंकि हालांकि इनकी रिफाइनरी सबसे बेस्ट है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, बट अभी 106-108 डॉलर का क्रूड चल रहा है। अगर ये मामला और थोड़ा बिगड़ता है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए भी इनके ऑयल एंड गैस बिजनेस में थोड़े से मार्जिन प्रेशर आ सकते हैं। तो ये शायद कारण हो सकता है। और दूसरा, अभी भी मार्केट को पता नहीं है कि इनका जो जियो टेलीकॉम का इशू है वो कितना समय लेगा। अभी रिपोर्ट्स तो आए हैं कि ऑलरेडी सारी तैयारी हो गई है डीआरएचपी फाइल करने के लिए। तो जितना जल्दी ये होता है, उससे मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत सेंटिमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक में आपको पॉजिटिवली बदलने में टाइम नहीं लगना चाहिए। बट आज जो 4% का मूव है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा ओवर पेसिमिस्टिक होकर मार्केट में काफी लोगों ने माल बेचा है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज है जिससे कि 4% की मूव आज जस्टिफाई हो। तो आई थिंक एट द एंड ऑफ द मार्केट में भी शायद थोड़ी बहुत बाइंग आ सकती है। तो जिनके पास है वो होल्ड करे, और मुझे नहीं लगता है कि इससे नीचे जाने की उम्मीद अभी रिलायंस में हमको रखनी चाहिए, क्योंकि मार्च का क्वार्टर भी अच्छा आएगा। उसके बाद इस बार जो एजीएम होगा वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वैल्यू अनलॉकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलायंस टेलीकॉम का जो इशू है, इसके ऊपर जरा ज्यादा क्लैरिटी मैनेजमेंट के साइड से इन्वेस्टर्स भी एक्सपेक्ट करेंगे। सर, जिसको वैल्यू अनलॉकिंग के हिसाब से खरीदना है, जियो का आईपीओ आने वाला है उसके हिसाब से, या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर रिलायंस की बात करें तो रिलायंस एक लार्ज कैप स्टॉक है, और नॉर्मली हम कभी 4% का नेगेटिव मूव एक दिन में रिलायंस पे देखते नहीं है। तो डेफिनेटली एक अच्छा मौका है, बट उन्हीं के लिए जो थोड़ा लंबा व्यू रखते हैं, मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म व्यू नहीं, बट कम से साल भर का अगर कोई व्यू रखता है, तो डेफिनेटली आई मीन वैल्यू अनलॉकिंग और ओवरऑल जो फंडामेंटल वैल्यू है रिलायंस की, उसका फायदा इन्वेस्टर्स को जरूर मिलेगा।
ठीक है, ओके। एक हमारे दर्शक हैं सर, परमप्रीत सिंह जी कह रहे हैं कि मेरे पास जैकॉप के शेयर हैं 150 रुपये के रेट पर। काफ़ी टाइम के बाद सर इस शेयर को लेकर सवाल आया। ये कह रहे हैं कि 150 रुपये के रेट पर लिए हुए हैं, मैं लॉन्ग टर्म भी होल्ड कर सकता हूँ अगर आप बोलो तो सर जिसने 150 पे लिया है लॉन्ग टर्म के लिए क्या इसको होल्ड किया जा सकता है? अब 33% कैपिटल तो वाइप आउट हो चुका है सर। नहीं देखिए, ऐसे शेयर्स में मैं कहूँगा कि संदीप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि ये सारे इवेंट ड्रिवन बिजनेसेस होते हैं। मुझे लगता है कि जैकॉर्प डेफिनेटली जिस प्रकार से इनके पास जो एसेट है, लैंड बेस्ड एसेट है, और प्लस जो मेरे ख्याल से रिलायंस के साथ इनके पहले भी कनेक्शंस है, तो कहीं ना कुछ तो डेफिनेटली अच्छा होगा। बट हाँ, थोड़ा टाइम रुकना चाहिए। आई थिंक इन्होंने थोड़ी ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है, बट मेरे हिसाब से अगर नजरिया 12-15 महीने का है, तो ऐसे टाइम पे ऐसे स्टॉक्स लॉस में मत बेचिए। थोड़ा सा हिम्मत रख के इसमें पोजीशंस होल्ड करिए। एवरेज करने की भी सुझाव मैं नहीं दूंगा, बट फिर भी अगर होल्ड करते हैं और मार्केट में एक बार सेंटिमेंट इंप्रूव होता है, तो डेफिनेटली आपको एक बाउंस बैक भी अच्छा देखने को मिल सकता है। ठीक है, ओके सर। जब हमने रिलायंस की बात की है ना, तो क्या जियो फाइनेंशियल के भी वैल्यूशंस या फिर जो पोजीशनिंग है वो इस समय ऐसी लग रही है कि यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है? क्योंकि आज खबर आई है सर, इन्होंने अपना अलायंस के साथ जो जेवी है, री इंश्योरेंस का जेवी जो है, उसको भी ऑपरेशनलाइज कर दिया है सर। भारत में ये जेवी ऑपरेशनलाइज हो चुका है, कामकाज शुरू कर चुका है। 12 मार्च को इनको जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है इरडा, उससे अप्रूवल मिला था, और उसके 15 दिन बाद देखिए सर अब इन्होंने अपना बिजनेस लॉन्च भी कर दिया। तो एक के बाद एक सर नए नए माइलस्टोन्स या फिर नए नए जो बिजनेस एवेन्यूज़ हैं वो जियो फाइनेंशियल की ओर से शुरू किए जा रहे हैं। बस एक ही दिक्कत है कि शुरुआती दौर में है, कैसे आगे चीज़ें पैन आउट होती हुई नजर आएंगी। शेयर काफ़ी ज़्यादा चल भी चुका था, अभी करेक्शन के बाद कैसा लग रहा है सर? नहीं देखिए, अगर कोई इन्वेस्टर 1.5-2 साल का नजरिया लेके काम कर रहा है, तो डेफिनेटली इसको अपने पोजीशन यहाँ पे ऐड करना चाहिए। अगर नहीं किया है तो मौका अच्छा है, क्योंकि ऊपरी लेवल से स्टॉक काफी टूटा है। बट मैं आपको ये एक बात बता दूं कि देखिए, ये इनिशियल फेज है, तो थोड़ा सा टाइम और पीरियड कोई भी बिजनेस को सेटल होने में लगता है। तो नजरिया 1.5-2 साल का रखिए और डेफिनेटली निवेशित रहिए। ये जो करार अभी हुए हैं अलायंस के साथ, इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में जरूर कंपनी को मिलेगा। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो ये होगी रिलायंस समूह की बात, इनफैक्ट क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़, जियो फाइनेंशियल, इन सब पे हमने बातचीत की है।